पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल अब बदलने जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कल वतन वापस पहुँच रहे हैं और उनके पहुँचने के लिए भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है वालियाना इस्तकबाल होगा, जैसे माजी में बेनज़ीर साहबा का हुआ था। अब देखते हैं क्या हुआ जा रहा है। और तो उस पर तनकीद भी की जा रही है कि नून लीग के कई रहनुमाओं ने कहा है कि आए जी, जो ज़्यादा लोग लेकर आएगा हम उसको 125 मोटरसाइकिल देंगे। और फिर ट्रेनें भी चलाई गई हैं मुल्क भर से। जो मुहिब वतन और जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये पावर शो कामयाब होता है। 80,000 से 1 लाख लोग जमा होते हैं। मीनार पाकिस्तान पर है नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ़लस्तीन में जो अलमनाक वाक़यात हो रहे हैं उस पर मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड नेशन और दीगर लोग क्या कर रहे हैं। सदेबाप क्या होगा, ना हॉस्पिटल का लिहाज किया जा रहा है। एक बड़ी दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी जो तारीख में पहली बार सारी दुनिया ने देखी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि लाशों के बीच में खड़े होके हॉस्पिटल इंतज़ामिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बता रही थी कि ये सारी लाशें इसलिए हैं कि हमारे हॉस्पिटल को भी गिरा दिया। पहले हमें वार्निंग दी गई थी कि आप हॉस्पिटल खाली करें, फिर हमने खाली नहीं किया तो उस पर भी बमबारी कर दी गई। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आने वाले इलेक्शंस पर। क्या वाकई जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे या कि मज़ीद आगे जाएंगे। तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कई एतवार मुल्क की सियासत के देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपने भी मुतादिद अदवार पाकिस्तान में सियासत के देखे। पाकिस्तान की इकनॉमी पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सरदार बाबर अब्बासी, आप पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के सिंध के सदर हैं। बहुत शुक्रिया सर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। अब्बासी साहब पहले आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं ना। ये नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं सर 4 साल बाद, वो अब तनकीद कर रहे हैं उन पर कि ये दवाई लेने गए थे, फिर बैठ गए, लंदन मुआहदा, फिर तहरीरी मुआहदा, सारी डील्स अब हो गई हैं। शायद हर तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि जेल भी नहीं जाऊंगा। अब वो आ रहे हैं, अब उनके आने को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात है कि खुशाइन बात है मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान पे आना बहुत ज़्यादा खुशाइन है। किसी सीनियर सियासतदान को जिसने इस मुल्क में काम काज किया हो उसको इस तरह पकड़ कर उसके साथ ज्यादती करके, देखिए मैं समझता हूँ जो लोग ये कहते हैं ना, काश जो रवैया उन्होंने नवाज शरीफ के साथ इख्तियार किया था वही रवैया आज खान साहब के साथ हो तो फिर मेरे ख्याल में पता चल जाएगा कि क्या होता है। हो गया ना रवैया सर, घसीट के ले गई चेयरमैन पीटीआई को इदारे। आज वो काल कोठरी में ही है जहाँ पे साबिक वज़ीर नवाज शरीफ थे। उस तरह अभी तक नहीं हुआ, उस तरह अभी तक नहीं हुआ जिस तरह नवाज शरीफ के साथ बाज़ाते खुद इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की है। मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी भी सियासतदान देखें, पीपल पार्टी है, नून लीग है, दूसरी सियासी जमातें, एमक्यूएम है, एमक्यूएम को भी बुरा नहीं कहते, सियासतदानों के साथ जुल्म ज्यादती सियासतदान न करे, इतनी ना करे कि जो उसको बर्दाश्त न कर सके। मियां नवाज शरीफ आम आदमी के पास मैसेज क्या जाता है? मैं समझता हूँ कि देखिए जी, नवाज शरीफ के आने से मैं समझता हूँ कि मुल्क बेहतर हालत में जाएगा। अगर हम सही मायनों में देखें, मैं तो किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में हमेशा काम हुए, होते रहे, मुल्क अच्छा चल रहा था। मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी सेटिंग थी कि मुल्क को एकदम दिवालिया कर दिया गया। उन पर मुतादिद इल्जामात लगाए गए कि वो मोदी का यार है, उनकी मिलों में से रॉ के लोग निकलते थे, इवेंट फील्ड कई। मुझे बड़ा दुख, आम आदमी आपको पता है दफा 144 लगता है तो वो जेल चला जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सब इल्ज़ाम जिन्होंने लगाए हैं उनके पास बड़ी स्ट्रांग हुकूमत थी, बड़ा वक्त हुकूमत थी, वो सबूत क्यों ना कर पाए। किसी आदमी को आप हाथ बांध के उसको जहाज में बैठा के उसको भेज देते हो, लिख के खुद भेज देते हो, फिर कहते हो जी दवाई का जो है ना बहाना करके चले गए। तो क्या तुम लोगों में एक आदमी को मारने चाहते हो आके मरे? जो हुआ अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी का सीनियर रहनुमा है, सदर है या पार्टी का बड़ा आदमी है, उसको इस तरह पकड़ कर जेलों में डालना ये भी नामुनासिब बात है। इस चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हुआ वो भी नामुनासिब है। देखिए चेयरमैन के पीटीआई चेयरमैन ने जो मुल्क के साथ किया वो बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि वो किसी और सियासतदान ने ऐसा नहीं किया। जो मेरी कौम को, मैं तो उसी वक्त ही कह रहा था, जेब में हाथ डाला झूठूंगा तो सरदार ही झूठ होता है। जेब में हाथ डाला जी ये बना, तो अपने मुल्क को जब दबाव पे लगाते हैं तो उसका वो कौन सा लीडर है। या अगर कोई गलती से मैं अपने पे ले लेता हूँ, मैं कोई अच्छा काम कर लेता हूँ पाकिस्तान में, बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, उसके बाद में पाकिस्तान को खिलौना बनाता रहूँ, उसको ज़ाया करता रहूँ, तो मेरी कौन सी इज्जत है। देखें इमरान खान को बड़ा मौका मिला था लेकिन कुछ नहीं था,
जिसकी वजह से हम नुकसान में पूछे। तो बहरहाल लेट्स सी, नवाज शरीफ आ गए हैं, तो वो आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई तो कह रहे हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने नुकसान दिया। एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान ने नुकसान पहुँचाया, एस्टैब्लिशमेंट को भी नुकसान पहुंचाया, मेरी तमाम इदारों को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जो बंदा जिस तरह की आपने शुद्ध बातें सुनी है, इसको लेकर कौन आया था? चेयरमैन पीटीआई को लेकर कौन आया था इस मुल्क में? जिन्होंने लाया, आज हर मकातब फिक्र से उन पे बड़ी तनकीद की जा रही है। भी एक बात कहूं कि एक टंडेर फौज में भी ऐसा आता है कि बड़ा अच्छे सिस्टम आगे चलता है, एक टंडेर ऐसा आता है कि जिसमें पता नहीं वो क्यों ऐसी सेटिंग कर लेते हैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान में मुसल्लत किए जाते हैं कि जो हमेशा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट लाई थी चेयरमैन पीटीआई को? सारी बात है, देखिए और कहां से आए थे वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो थी, जो थे पीडीएम की तनकीद उन पे सही थी कि आप सिलेक्टेड हैं। जो देखिए जो पीडीएम कर रही थी वो ठीक कर रही थी। मुझे एक बात बताएं ना, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट ठीक है? मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करें कहीं से मुल्क डूब रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर तो जायज़ बस सब उनकी भी होनी चाहिए, हम सबकी होनी चाहिए, कि हमें उसके खिलाफ हो जाना चाहिए जो मुल्क को डुबाए या जो कुछ करे। देखिए मुझे एक और बात बताएं, आपने ये बात कह दी, मैं इस बताऊँ, अगर हम इतने अच्छे हों इसमें तो फिर मैं नून लीग को लपेट में ले रहा हूँ, पीपल पार्टी को भी ले रहा हूँ और जो इतनी हुकूमत उनको भी ले रहा हूँ। फिर अगर ये सारे इतने अच्छे होते हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को इतना मौका क्यों देते हैं कि वो आए? ये खुद ऐसे अच्छे काम करें ना, ताकि उनके पास मौका ही ना होना कि आके इनको डिस्टर्ब करें। जब अगर हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदबख्ती ये कैसे 2/3 मेजॉरिटी लेकर बहुत कम बार हुकूमतें बनी है, उसके बावजूद भी अगर आप उनको उनका काम नहीं करने दोगे, उनको अपने काम में बार बार एंगेज करोगे, सब कुछ करोगे, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आप खुद बुला रहे हो ना। और फिर आपके पास सिविल इंतजामिया क्यों नहीं होती? आपके पास देखें साजिद साहब, बात ये है कि जो कराची शहर है, इस पहले तो पीपल पार्टी की हुकूमत ही अभी नहीं है ना, कि सेटअप की हुकूमत है, जिसकी हुकूमत है, पुलिस उसकी है, FIA उसकी है, तमाम इदारे उसके हैं, यही बात है या नहीं है? और फिर हमसे क्यों नहीं काम हो पाता? फिर हम आखिरी ऑप्शन हमारे पास जो है ना फौरन, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त उनको बोलना चाहिए जिस वक्त हम सारी चीज़ों से हम नाकाम हो जाएं। लेकिन हम पहले दिन ही नाकाम हो जाते हैं, कहते हैं जी पाक फौज को बुला लें। तो फिर आप इतना पैसा ले रहे हो, इतना मुल्क का जो है ना सारी चीज़ें ज़ाया कर रहे हो, फिर क्या फ़ायदा हुआ आपका? तो मैं समझता हूँ, देखें हमारे लिए फ़ौज बड़ी। दूसरा चीज़ एक और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं अक्सर जलसों में भी बात कहता हूँ, क्या हमें हर जगह पे अपनी फ़ौज को, एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद नहीं बनानी चाहिए, और उनको इन टॉक शो से में भी और जलसों में भी मैं समझता हूँ कि हमें ये तकरीरें नहीं करनी चाहिए। हम दूसरे लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या दूसरे मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट नहीं काम करती? सब कर रही है। क्या उनके टीवी पे कभी ऐसी बात होती है? नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। किसने की है? पॉलिटिशियन हजरात ने की है ना। देखें ताबड़तोड़ हमले एस्टैब्लिशमेंट पे कौन करता है? देखिए जी, मैं एक बात बताऊँ, सियासतदानों में अगर मैं पाकिस्तान में किसी एक को सियासतदान मानता हूँ, बाकी तो सारे ही जो है ना उसी दरवाजे से आए हैं। और किसको मानते हैं आप सियासतदान? मैं अगर सही बात आपको बताऊँ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अलावा मैं किसी को भी सियासतदान नहीं मानता। अच्छा, क्या उनको यहाँ पे मौका फराहम नहीं किया गया? नहीं, उनको जब वो जलावतनी काट के वतन वापस आई थी, वो उस नर्सरी से तैयार होकर नहीं आई। अच्छा, बाकी तकरीबन जितने भी लीडर हैं सब के सब बाजवा साहब मेरे साथ बैठे हो, चले मैं बात करता हूँ सच्ची और सच्ची साफ बात करता हूँ, कोई कुछ भी करे सब वहाँ से। चल आगे आपका पॉइंट बाजवा साहब, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, आपके बड़े कलीदी इत्तेहादी, आप इत्तेहाद में बड़ा वक्त गुजारा, माजी की भी झरोके आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं, ये वही नून लीग है जो बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें भी उछालते थे, उनके कैरेक्टर भी बात किया करते थे, पीपल्स पार्टी को कई बार नुकसान पहुंचाया। अभी ज़्यादा दूर न जाएं, जब चौधरी निसार साहब होम मिनिस्टर थे तो डॉक्टर आसिम और दीगर के साथ क्या मामला थे। आजकल आप बड़े भाई भाई बने हुए हैं, तो फिर ये अवाम को कहीं आप पॉलिटिकल लोग बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका पेश करने का मौका अता किया। देखें, मैं माजी के में जाना नहीं चाहता। मैं तो बेनज़ीर साहिबा ने जो लास्ट टाइम लंदन में मसाके जमहूरियत साइन की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं तो वहाँ तक ही रहना चाहता हूँ। अगर पीछे जाएंगे तो फिर माजी में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम आज भी उसका एहतराम करते हैं, उसी मसाके जमहूरियत का हम कल भी करेंगे। हम मियाँ साहब की आमद पर बिल्कुल हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं, वो आएँ, उनका मुल्क है, वो आके अपनी पॉलिटिशन करें। और लेकिन मैं एस्टेब्लिशमेंट से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये जो खेल है, देखें ना आप, देखें कि पहले इमरान खान को तैयार किया गया, एक सीट का वो MNA था, आराम से 17वें 65वें नंबर पे बैठा हुआ होता था अकेला, और जब उसमें हवा भरी तो वो
और उसको आपने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही उसको हुकूमत मिली थी। तो मैं समझता हूँ कि ये रोज़ रोज़ के तजर्बात से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान की आवाम भी ये फैसला कर लें। आपने 2018 की पीटीआई की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था, ना करते ना आप? नहीं, हमने देखिए एक्सेप्ट नहीं किया, हमने तो बाइकाट किया था। बिलावल साहब ने कहा कि हमने पता है आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन हम फिर भी जमहूरियत के लिए आपके साथ हैं। देखिए जब वो बिलावल साहब चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। वो समझ गए थे कि ताकतमंद लोग किसको लाना चाहते हैं, किसकी तैयारी की गई है। वो एक बुलंद सोच रखते हैं, वो एक बहुत बड़ी लीडर के नवासे हैं, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। उनकी सोच तो बहुत बुलंद है, बहुत ज़्यादा उनके पास मालूमात के ख़जाने। उन्होंने दुरुस्त का। मैं कह रहा हूँ ये जो मौजूदा सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे सियासी खिलाफ दूर हो जाएगा। आए वो आए और उन कुव्वतों को भी एक मैसेज जाएगा कि जो ये चाहते हैं कि भाई हम अपने मनपसंद के लोगों को ला कर, उन्होंने तजर्बात कर लिए, उन्हें नाकामी हुई। मैं समझता हूँ कि जहाँ इमरान खान को मुँह की खानी पड़ी, दूसरे लाने वाले इसको तैयार करने वाले और लाने वाले, चाहे वो जो भी कह लें आप। अच्छा, उनको अभी भी मुंह करनी पड़ेगी नवाज शरीफ साहब की शक्ल में? नहीं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं चाह रहा। मियाँ साहब आए, इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। मैं आता हूँ आपके बाजा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अभी हमें ज्वाइन किया है इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर साहब। बहुत शुक्रिया साहब, खुशामदीद कहेंगे कैस मंसूर साहब। मंसूर साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, आप वतन वापस खैरियत से पहुंच गए। आपकी भी सर लंदन यात्रा हुई थी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से आप मिले थे, तो नून लीग में बाज़ाब्ता आप भी जम हो रहे? नहीं सर, मुलाकात तो हो सकती है ना, किसी की तरफ से जम होने का तो नहीं कम सकता कोई। अच्छा, वहाँ पे मैं बेसिकली वो भी गया था कि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट था जी, वहाँ पे फलस्तीन वाले जो सारे इकट्ठे हुए थे, उसमें आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान माशाल्लाह, हु वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान जबरदस्त फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल। माशाल्लाह, दैट वाज माय मेन गोल। तो लकीली और वहाँ पे एक मुलाकात होगी मियाँ साहब से भी जी। तो कुछ थे क्या लम्हात थे, कुछ जरा बताएंगे कौम को? क्या देखा आपने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की? देखिए वहाँ पे तो जाहिर बात है पूरी दुनिया वाले, वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, इवन इजराइल के जो यहूदी हैं, दे वर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल। ओके, हर मजहब में अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी वहाँ पे थे। सिख बरादरी वहाँ पे थी, हिंदू भी थी, जो फलस्तीन की फेवर के लिए निकली थी। हर तबके के लोग थे, हर कास्ट के, हर मजहब के लोग थे। जुल्म तो आपके सामने जुल्म ही होता है, और उन लोगों की सबकी जितनी भी ख्वाहिशात थी और दुआएं थी वो फलस्तीन के लिए। अच्छा, कैस मंसूर साहब, नवाज शरीफ साहब वतन वापस कल पहुंच रहे हैं, उनकी वतन वापसी को पाकिस्तान की सियासत में आप कैसा देख रहे हैं? क्या होना सर, आज ये वापस आ जाएंगे, कल इमरान खान आ जाएंगे, तो हमने क्या देखना? उसी तरह ही जैसे मुल्क चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। आपको पता था काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई कह रहा था फलाम बने थे, सागदार पे लड़ रहे थे, कोई किसी पे लड़ रहे थे। बस जो होना है वो होना है। आप क्या कह सकते हैं? जनवरी में इलेक्शंस होंगे। जैसे आपको ये नहीं पता था काकड़ आ जाएंगे, नाम का भी नहीं, कॉन्सेप्ट में नहीं था, और तो इसी तरह जनवरी के इलेक्शन भी इसी तरह ही, किसी को कोई नहीं पता। अभी मैं पढ़ रहा था कि बिलावल भुट्टो ने 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जाना है और वो वहां पे मुतालबा करेंगे इलेक्शन टाइम पे हो, यानी कि वो डर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे ना हो, नहीं हो रहे। इसका मतलब है वो हर स्पीच में, हर प्रोटेस्ट में, हर जगह यही कह रहे हैं कि हम डिमांड करते हैं इलेक्शन टाइम पे हो। इट्स मीन देयर इज एक्सपेक्टेशन तो फिर बनता है ना सर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। पहले तो पीटीआई मांग रही थी इलेक्शन, अब तो सभी मांग रहे हैं। जी वो बेसिकली आप ये भी देखें, 3 महीने का टाइम रह जाता है जनवरी के एंड में ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी तक किसी के कोई कैंडिडेट्स नहीं है। कोई मार्केटिंग में बल्दियात वाले हैं तो वो काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन कोई कैंडिडेट का नहीं पता। और 3 महीने एक वर्किंग के लिए, पार्टी के लिए तो ज्यादा नहीं होते। असल पता चलेगा नवाज शरीफ साहब का कल वेलकम क्या होता है, कितनी बड़ी गैदरिंग होती है, क्या स्पीच में वो कोई गलत लफ्ज तो नहीं बोल जाते जो वो लंदन में बोल बैठे और बाद में चेंज किया। ऐसे भी पलटाई हो जाती है ना, बाज दफा जोश में पब्लिक को देख के गलत अल्फाज फोन निकल जाते हैं और वो अगले लोग पकड़ लेते हैं जिन्होंने लाना है। तो हमारा मुल्क के लिए दुआ करें। इलेक्शंस तो मैं समझता हूँ कि जनवरी में इतना आसान नहीं है, 3 महीने भी नहीं है आपके पास अब तो एंड में, और उसमें फिर सर्दियां भी बड़ी हैं, फिर स्नो फॉलिंग है डिफरेंट एरियाज में, और जिस तरह के रूमर्स हैं, खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी पार्टी थी, जो इनके फेडरल मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर भी उनके बिलावल भुट्टो थे, अगर वो डर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे ना वो डिमांड कर रहे हैं,
तो देयर मस्ट बी समथिंग। और फिर दूसरा क्या मतलब है, नवाज शरीफ क्या 3 महीने में वो अपने आप को दिखा सकेंगे जो उनका 5-5.5 साल का गैप था, 6 साल का। तो आपको लास्ट में सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्या आपको ये नहीं लगता कैस मंसूर साहब, ये नहीं लगता आपको कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जेल भी तो जा सकते हैं? अब देखें, बेल तो उनकी हो गई है, फिर बेल हो जाएगी, 4 दिन जेल में भी चले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब उन्होंने अपनी लॉन्चिंग भी तो करनी है ना। अब वो दोबारा इंसान को अपना नाम बनाना, आप देखें जो वोटर 18 साल का है, जो 12 साल का बच्चा था उसको तो नवाज शरीफ का नहीं ना पता। अब जो 18 साल का हुआ तो नवाज शरीफ उनके लिए नहीं है, और वो नियर अबाउट 50 लाख बच्चे होंगे, 1 करोड़ होंगे जो वोटर बन चुके हैं। हाँ। उसमें भी इन्होंने अपना नाम लाना है। कैसे लाएंगे इस महंगाई में, जो इन्होंने भी ऑयल डीजल महंगाई अजाब पे डाल दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि जिनकी इंटरफेरेंस से, ना कि शहबाज शरीफ की इंटरफेरेंस से, डाकदार के इंटरफेरेंस से डॉलर गिरा, ऑयल डीजल गिरा, आपके सामने गोल्ड कहाँ आ गया है, आपके सामने खाने पीने की अशिया कहाँ आ गई है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिले इस बेसिस पे होगा कि जब ये खाने पीने की चीजें हमारी अफवाज पाकिस्तान जिस तरह मेहनत कर रही है वो नीचे और ले आएंगे, कंट्रोल में ले आएंगे, तो फिर ये इलेक्शंस अनाउंस होंगे। बहुत शुक्रिया आपका कैस मंसूर शेख साहब, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बाजा साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट करें। नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है, अब जैसे कैस साहब ने कहा कि 18 साल के बच्चों को अब क्या उनके लिए वो ब्रांड होके आ रहे हैं, तो फिर कल चेयरमैन पीटीआई भी आ जाएंगे। नहीं तो चलता रहेगा मामला। देखें, वो चेयरमैन पीटीआई का और मियां नवाज शरीफ का एक अलग अलग मामला आते हैं। देखिए मियां पीटीआई कहती है हम सबसे बड़ी जमात है। नहीं, वो तो हर बंदे को ख्वाब देखने का तो हक हासिल है कि वो ख्वाब देखे। वो उन्होंने तो इमरान खान को इतना बड़ा कर दिया कि वो हेलीकॉप्टर से अब साइकिल मांग रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरता नहीं था, अब साइकिल पे चढ़ने के लिए वो अपीलें कर रहा है जजों को कि भी मुझे साइकिल दिला दो ताकि मैं वॉक और एक्सरसाइज कर लूँ जेल में। तो मैं वो ये जो पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं, ये नादान है, ये गैर तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन है। ना इन्होंने किसी पार्टी में काम किया है, ना इन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिशियन का पता है। ये तो सारा दिन इमरान खान के वो जो कप्तान चप्पल और जैकेट और वास्कट, इन्हें तो वो प्यारी लगती थी, इन्हें क्या पता सियासत का। मैं समझता हूँ कि देखिए इमरान खान और मियां नवाज शरीफ में बड़ा फ़र्क है। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के लीडर हैं, और वो पंजाब की बड़ी जमात के भी सरबराह हैं। नून लीग की बहुत जड़ें हैं अवाम में, ये एक हकीकत है। क्या तख्ते लाहौर से लोग निकलेंगे? मैं समझता हूँ ये लाहौर की नशिस्त से भी पीटीआई ले गई। नहीं देखिए वो माजी तो गया ना। आप पीटीआई को तो आप छोड़ दें, जिन लोगों ने पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरी थी अब उन्होंने सुई मार के निकाल दी है। मैं आपको बताऊं, अब वही कुव्वतें मियां नवाज शरीफ के गुब्बारे में हवा भर रही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की हवा निकाली थी। बात सीधी सी है, उन कुव्वतों के गिर्द सियासत घूम रही है। अब जी बिल्कुल है, उनका बड़ा असर है इस मुल्क में। आप अगर माजी में चले जाएं, तारीख में मैं सियासी कारकुन हूँ, स्टूडेंट हूँ सियासत का। 1944 में और 5 में जब अयूब खान आर्मी चीफ भी थे, सदर ममलिकत भी थे, तो उस वक्त के जो भी सियासतदान थे, अब मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, उन्होंने गुजारिश की अयूब खान साहब से कि जी आप वजीर दिफा बन जाए, यानी आप अपने ही चीफ बन जाए। ये तो है इस मुल्क का अलमिया है कि हमारे सियासतदान ने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। फर्रुख हबीब आज कह रहे हैं कि आज शेख, आप फर्रुख हबीब को आप कह रहे हैं, अभी अब मैं शेख रशीद का सुनकर आया हूँ, आप कानों को हाथ लगाएंगे जो शेख रशीद ने इरशाद फरमाया। अभी जो अगले 2 से 3 दिन में जो बुशरा बीबी कहने के लिए आ रही हैं, जो मानिका साहब कहने के लिए आ रहे हैं, अभी तो एक बहुत लंबी एक अच्छा ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है कि ये इनको जबरन कहलवाया जा रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, प्रेशर भी होगा। मैं बिल्कुल इससे जब पाँव जलते हैं ना, कहते हैं कि जब बांदरी के पैर जले थे तो उसने अपने बच्चे पैरों के नीचे ले लिए थे कि मैं जिंदा रहूंगी तो बच्चे तो मैं और पैदा कर लूंगी, अगर मैं ही मर गई तो बच्चे कहां से पैदा। तो अब ये सबको अपनी जान। मैं आपको यहाँ रोकूंगा भाई साहब, ये क्या होता जा रहा है? फर्रुख हबीब ने अपने हबीब को छोड़ दिया, और ये शेख रशीद, ये वो लोग थे जो कि चेयरमैन पीटीआई पे कहते थे हमारी जान माल तन मन धन कुर्बान। असल में साजिद भाई देखें, इसी तरह के जो लोग हैं ना,
इन्होंने हमारे जो कायदीन होते हैं ना उनको मरवा देते हैं। ये जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोल के उनको इतना बड़ा बड़ा वो करके, तो उस्मान डार अच्छा नहीं रहा। मैं समझता हूं उन्होंने तो सियासत से खैरबात कह दिया, ये तो जाके इस्तेकाम पार्टी में बैठ गया। सर इन्होंने तो ये करना ही था, इसलिए कि देखें ये कौन से सियासतदान थे, ये तो एक गली महल्ले से जो इमरान खान के लिए नारे लगा रहे थे वो निकाल के लाया। और असल में मैं आपको इमरान खान ने एक ऐसी टीम तैयार की थी कि जिसको स्वाय बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं सिखाया। पूरे मुल्क के जो है ना, मसलन मैं समझता हूँ कि बच्चों को, बच्चियों को, लोगों को बदतमीजी पे उकसाना। और ये इंतहाई गैर तरबियत याफ्ता सियासी वर्कर है, इन्हें आता ही नहीं है कुछ। दूसरी बात आपने शेख रशीद की, शेख रशीद कभी संजीदा हुआ, कभी संजीदा किसी पार्टी में हुआ? मैं यकीनन बात है जितना शेख रशीद को, मैं जितना सीनियर ट्रेन आदमी वो था और उसकी बातों से इस तरह होता था, नून लीग में था तब भी उसकी जो है ना यही बड़बड़ाहट थी, पीटीआई में आया तो तब भी वो इतनी बड़ी बड़ी मार रहा था, सारी चीजें मैं निकलूंगा। सियासतदान एक रहनुमा होता है जो अपने बच्चों को, अपनी कौम को सही अल्फाज और सही तरीका तरबियत देता है। मैं नहीं समझता हूँ, देखें मैं 100 इतलाफ होंगे नवाज शरीफ के साथ किसी के, लेकिन आज तक कभी स्टेज के ऊपर मैंने नवाज शरीफ को बदतमीजी करते हुए नहीं देखा ना कर किसी का नहीं। देखें बात सुने, मैं याद दिलवाता हूं, मैं अगर सुन ले, अगर मुझे क्यों निकाला वो, देखें वो नाम लेकर सुने पाकिस्तान के बड़े बड़े रियासती इदारों के पिलर्स के नाम लिए, अब क्यों नहीं कह रहे, मुझे क्यों बुला? सुने ना, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से नून लीग में जा रहे हैं मुझे लग रहा है, सुन ले, नहीं आप नून लीग में जा रहे हैं, आज स्पोक पर्सन बने हैं। मैं बात कर रहा हूं, फिर इसी तरह मैं उस पे नहीं, मैं सब पे आ रहा हूं। फिर मैंने आसूफ, देखे एक स्पीच होती है ना, स्पीच में कोई बात करना अलग बात है। एक आसूफ जरदारी की स्पीच भी आप सुनी, मैंने भी सुनी है, बहुत सुनी है, लेकिन किसी को जिस तरह एकदम ऐसी बदतमीजी करके अल्फाज कहना वो नहीं मैंने सुना। बाकी देखें तनकीद होती है, बस शाहबाज शरीफ ने कहा था मैं घसीटूंगा, ये अलग बात है, ये भी बिल्कुल नाजेबा बातें थी जो अच्छी नहीं थी। मैं सिर्फ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें मैंने नवाज शरीफ को बहुत करीब से भी देखा हुआ है, जब मैं एक छोटा सा होता था, जब मरी में मियाँ साहब की ज़्यादा वो चीज़ें होती थी, लेकिन हकीकत बात है कि वो ठीक है ज़िद्दी शख्स है, इतना मैं बात मानता हूँ कि एक बात याद रखें कि दुनिया में आप एक बात का तजिया कर लें कि बाद लोग जो हर वक्त जो है ना उल्टी सीधी गेम में मसलन को गुस्सा नहीं आता ना वो करते हैं, जो इंसान सीधा काम करते या सही रहता है उसको गुस्सा भी आता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे बाजवा साहब हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, हमने इन पार्टियों में, अब इन पार्टियों के अंदर बड़ा चेंज आ चुका है, नून लीग में, पीपल पार्टी में, दूसरी पार्टियों में, यानी बदतमीजी वाली सियासत। मुस्तफा नवाज कोकर, हमारे कराची के जो थे वजीर खजाना, बिल्कुल मुफ्ता इस्माइल साहब, फिर शाहिद खान अब्बासी, ये भी तो एक अलग जमात के लिए। देखिए जमात 10 बनाए, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ 10 जमात पीपल पार्टी से चले जाएं, नून से आ जाएं, तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन मेरा जो कहने का मकसद ये कि तहजीब के दायरे में रहें। आपको दुनिया नोट कर रही है, आपको पता ही नहीं है मुल्क, देखें जिस आदमी को मुल्क के बारे में ना पता हो, मुल्क की मैशत के बारे में ना पता हो, मुल्क की चीज़ों के बारे में ना पता हो, बिजनेस का ना पता हो, वो उठ के वज़ीर-ए-आज़म बन गया और वो जो कहता है डायरी ली कि मुझे ही सब कुछ आता है और किसी को कुछ। और ज़िंदगी में याद रखें कि सुनना ज़रूरी पड़ता है। अगर इंसान कहे कि मैं ही डिक्टेट करूँ, मेरी बात सुने, तो वो इंसान नाकाम तरीन इंसान होता है जो कहता है कि जो मैं कहूँ वही सुने। आपकी बात मुझे सुननी पड़ेगी, बाजवा साहब की बात हमें सुननी पड़ेगी, उस बात को सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कहेंगे जी साजिद, कोई इंसान अक्लकुल नहीं है, कोई इंसान आपकी यहाँ से जाने के बाद कुछ बातें मैं आप सीखूं उन बातों से कि भाई साजिद भाई ने ये बात की थी, बड़ी अच्छी बात थी, जाहिर बात है उस वक्त मुझे समझ नहीं अब आई। तो ये चीज़ें होती हैं, इंसान की एक तरबियत होती है। सियासतदान में देखें, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान में आज सब कुछ मौजूद है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। अगर जो पार्लियामेंट में जब जाते हैं वहाँ पे साजिद भाई मुल्क के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, चाहे कोई भी है, मुल्क के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ अपने दूसरे को किस तरह डाउन करना है, ये किस तरह करना है, वो किस तरह करना है। फिर एक और लानत इस मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। मैं तमाम पार्टियों से कहूँगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा, मैं तमाम इदारों फोर्सेज से कहूँगा कि ये जो नोट देकर MNA MPS बनते हैं करोड़ों रुपए, खदारा इनको पकड़ा जाए, इनको बंद किया जाए। अगर इसी तरह कौम का पैसा बर्बाद, एक आदमी अगर 6, 8, 10 करोड़ रुपए देके MNA MPA बनेगा, वो आपको मुझे क्या देगा? कोई देगा? आगे आपका पॉइंट। बाजवा साहब, फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं, पूरी दुनिया खामोश, हज़ारों लोग शहीद हो गए, हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं, मामलात बढ़ते जा रहे हैं। अब अमेरिकन ट्रुप्स भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। यहाँ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने धमकी दे दी है कि आप ये ना समझें कि हम गज़ा को अकेला छोड़ देंगे, हम भी लड़ेंगे। तो फिर खित्ते का क्या होगा? बहुत जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में साजिद साहब, बहुत जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अब हमें ये कहना कि हम इनकी मदद करेंगे, अब तो वहाँ बमबारी हो रही है, अस्पतालों पे बमबारी हो रही है,
वो एक बेकरी थी जहाँ से साहब कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख हुआ। बस ये हमारे पास अब ये बड़ा अलमिया है। अब देखिए निगरान हुकूमत है, अमली तौर पर पाकिस्तान ने क्या किया? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सिर्फ इखलाकी हिमायत की है फ़लस्तीन की, और मैदानी हम नहीं कर पा रहे। ये बड़ा अलमिया भी है, करना चाहिए। निगरान गवर्नमेंट को चाहिए सारी सियासी जमातों की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए और सारे सियासतदानों को जो बुलाए और वहाँ उनसे मिल कर के एक सख्त करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाए, वहाँ अपना प्रेशर बिल्डअप किया जाए। और अगर पाकिस्तानी, ज़ाहिर है पाकिस्तान देखे ना, वो लड़ाई तो है फ़लस्तीन की और इसराइल की। अब किसी भी मुल्क का इसमें जाना, समझे कि वो लड़ाई अपने मुल्क में लाने वाली बात है, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, जब हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, हम उसको रियासत मानते ही नहीं है, हम तो खुल के मुल्क मानते ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख गवाह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जी कल हवाला दिया, कर्नल कज़ाफ़ी, यासिर अरफ़ात, हम ये पाकिस्तान तशरीफ लाए, ये पीपल्स पार्टी के दौर में आए, ये किसी और दौरों में पाकिस्तान नहीं आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुल करके फ़लस्तीन की हिमायत करती है, और मैं समझता हूँ कि हमें हिमायत से काम चलेगा नहीं। और हम क्या कर सकते, एक सियासी पार्टी क्या कर सकते? अब हम बंदूकें लेके तो जाने से रहे, वहाँ के बॉर्डर पे चले जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ देती है, जहाद का ऐलान भी गवर्नमेंट करती है, जंग का ऐलान भी गवर्नमेंट करती है। किसी भी पार्टी को ये इख्तियारात नहीं हासिल होते किसी भी रियासत में कि वो अज खुद असला लेकर या कोई पैसे लेकर या कोई और मदद लेकर, अगर हमें कुछ मदद भी वहाँ भेजनी है, अगर कोई खाने पीने की अशिया भेजनी है, तो वो भी गवर्नमेंट की इजाजत से भेजनी पड़ती है। तो सब कुछ गवर्नमेंट होती है, रियासत हुकूमत की खामोशी। मैं समझता हूँ कि खामोशी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट इस पर बहुत गौर व फिक्र कर रही है। वहाँ हो सकता है कि अगर ये हालात इसी तरह रहे तो हमारे सिपह सालार वहाँ पाक फौज भेजने की भी। सिपह सालार ने कहा है कि हम आपके साथ, फ़लस्तीन के साथ समाजी तौर पर भी साथ है और इखलाकी तौर पर उन्होंने तो हिमायत बिल्कुल की है। क्या जंगी तौर पर हम साथ नहीं हो सकते? नहीं, देखे जब अभी तक किसी भी इस्लामी मुल्क ने, देखे ना, आखिर पंजाबी में बोलते मैं कौन आखिर खामा खा, अब हम सबसे ज्यादा पहले डूबे मरे हुए लोग हैं, हम जाके पहली बार कोई और छेड़ दें। तो बेहतर ये है कि इस्लाम, देखिए अरब ममालिक, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है, ईरान है, इराक है, शाम है। ईरान पे तो अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि आप मदद कर रहे हो। नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर वो अमेरिका नहीं कर रहा है, अमेरिका खुल के कर रहा है इसराइल की, तो क्या अमेरिका इसराइल की 80 लाख की आबादी को वो कितना सपोर्ट कर रहा है? और क्या अगर मुसलमान ममालिक करते हैं और वो जुल्म कर रहा है, जंग में बच्चों को नहीं मारा जाता, जंग में बूढ़ों को नहीं मारा जाता, जंग में बीमारों को नहीं मारा जाता, जंग में हॉस्पिटलों को निशाना नहीं बनाया जाता, खवातीन को नहीं ये जंग के आदाब हैं, ये कवानीन है, वो तो सबकी तजलील कर रहा है, वो तो मस्त हाथी की तरह हर चीज को चले जा रहा है। पॉइंट आ गया। भाई साहब आप कैसे देखते हैं? मैं समझ साज भाई, सबसे पहले तो मैं एक आपको भी दावत देना चाहता हूँ अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली, जिसका मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मेरे कायद डॉक्टर शौकत हसन अब्बासी साहब, हम दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली जो इस वक्त जो नौबहार होटल से प्रेस क्लब तक जो है ना मार्च करेगी, तो मैं उसमें तमाम कौमों और कबीले को भी आज इन्वाइट करता हूँ कि आएँ, हमारा साथ दें, हम सब लोग मिलजुल कर इस के लिए एक आवाज़ बुलंद करें। देखें इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ फ़लस्तीन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, और उनके लिए जो कुछ भी हम करेंगे तो वो जहाद के इस वक्त ज़ुमरे में आता है। जितनी हम आवाज़ बुलंद करें, मीडिया के थ्रू करें, एहतजाज करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बाजवा साहब ने कहा, आपने कहा, जिस तरह मासूम बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो हॉस्पिटल, जिस तरह मैं रो पड़ा, जो आप मुझे बताएं कि हॉस्पिटल कभी जिसके ऊपर बमबारी नहीं किया जाता उस हॉस्पिटल पे, तो इसराइल को ये इंसान है, ये हैवान है, ये जानवर है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों जितने भी मुसलमान ममलिकत हैं, देखें उनके सब्र का भी जो है ना ये वो ना करें, उनकी जो है ना मतलब इतना वो ना करें कि जब सबके जो है ना, मैं समझता हूँ मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं कि जिस तरह शाह सलमान भी इस वक्त कुछ थोड़ा सा उसका भी बयानात जो आने शुरू हो गए कि वो भी फ़लस्तीन के लिए जो है ना किसी तरह से आगे कोई और बात करने नहीं चाहता कि जंग बंदी। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान ममलिकतों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, और आएँ सब मिलकर फ़लस्तीन के लिए हम एहतजाज करें और रैलियाँ निकालें, और मैं समझता हूँ जितना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी कौम का हो सके
देखें मसलन फ़ौज होती है या हुकूमतें होती हैं तो ज़ाहिर बात है, जैसे बादशाह ने कहा कि हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी के तहत आगे जाता है। तो मैं समझता हूँ पीछे तो फ़ौज भी नहीं हटेगी, पीछे तो पाकिस्तान भी नहीं हटेगा, लेकिन इसकी पॉलिसी होती है जिस तरह बाकी मुल्क रियासत जो पॉलिसी बनाएगी उसको follow फ़लस्तीनी करेगी। अवाम कह रही है कि हम मुस्लिम दुनिया से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आए हमारी मदद के लिए। बिल्कुल कहती है, और वो ज़्यादा पाकिस्तान को कहते हैं, आप उनके उठाएं उनका पाकिस्तान को ज़्यादा वो सर, हम चाहते एटमी मुल्क हैं। हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सर बिल्कुल हैं, लेकिन मैं अभी कल की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, कल की जदीद वेपन और लड़ाका तैयार है अमेरिका के, पहुंच गए सर इसमें। बिल्कुल गए, लेकिन सर मैं समझता हूँ फिर मुसलमान मामले को तो नाकामी भी है और नाइंसाफ़ी भी है कि अगर एक भाई मारा जा रहा है तो सब ने आंखें, मैं समझता हूँ ईरान को मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि ईरान जिस तरह से आगे निकल के जिस तरह काम कर रहा है, मसलन और भी मुल्क हैं, ऐसा नहीं कि ईरान के साथ साथ कहीं और भी मुल्क छुपे काम करते हैं, हो सकता है हम भी करते हो, हम भी किसी के बाप से ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, हो सकता है हम भी करते होंगे, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। और मैं आपको बात बताऊं, मुझे अपनी फौज पे फख्र है, नाज है कि वो हमारा एक फौजी एक 50 फौजियों पे भारी होता है। अल्लाह ताला उनको मैं कहता हूँ कि हमारी पाक फौज को सलामत रखे। हमें देखें जो भी हमें हमारे इतलाफात हूँ जो हूँ, देखें इंडिया की 7 मतलब करोड़ फौज के पास है 7 लोग, लेकिन हमारे पास क्या फौज है, लेकिन इंडिया के फौज आज भी हमारे फौज से डरते हैं। उनको पता है कि ये सरफिरे लोग हैं, जैसे ये कौम सरफिरी है ऐसे उनके जवान भी सरफिरे हैं। इस्लाम का जब निकलते हैं ना फिर नहीं देखते, लेकिन जाहिर बात है कि हमारी जिस तरह अखवाज पाकिस्तान है, हुकूमत है, दूसरे इदारे हैं, वो इस चीज़ को वो भी मानने इस्लाम के ठेकेदार थे हमारे पड़ोस में, जिनकी इमारत इस्लामी हुकूमत है इस वक्त, उनका कोई सर मेरे ख्याल में देखें बात यह है कि मुझे लगता है कि बैठेंगे वो भी नहीं चैन से। अच्छा, अगर वो ये समझते होंगे अगर हम इस तरह चैन से बैठेंगे, मैं समझता हूँ साजिद भाई, अगर एक मुसलमान कहीं मारा जाता है ना, अगर दूसरा मुल्क मुसलमान अगर आंखें बंद करके बैठा रहेगा ना, तो फिर कल बारी उसकी भी है। वो कहते हैं पड़ोस में आग लगे तो बुझा दो, कल तुम्हारा तो ये है कि आज यूनिटी का टाइम है, यूनिटी करें। मैं समझता हूँ अमेरिका समेत दुम दबा के वहां से भागेंगे अगर ये मुल्क सारे इकट्ठे हो। तो फिर ये कहाँ है जो इंसानियत के अलम बरदार ह्यूमन राइट्स वाले? बस वो मेरे ख्याल में आज दूसरा मैं फिर वो बड़ी तल्ख हकीकत तो वो नहीं कहने चाहता उसमें फिर हमारी मीडिया भी बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि आप पे ऊपर बात हो। हमारी जिस तरह से इंडिया की देखें, एक बात मैं आज आप बताऊं, इंडिया की मीडिया जो है वो हमें 100% आप देखें उनकी सही खबर हमें मिलती है। हमारी पता नहीं मीडिया कहाँ छुपी हुई है, कहाँ कोई वहाँ के बारे में बताती नहीं है। हमारे जैसे मुजाहिदीन वहाँ उनको नुकसान पहुँचाते हैं वो भी हमें बताया जाता है, कहीं और से हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि उनका नुकसान नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला उनका भी नुकसान सही कर रहा है और ज़्यादा होगा। ठीक है, लास्ट में मैं बाजवा साहब, इलेक्शन जनवरी में हो रहे हैं जी, देखिए तैयारियां करें बिल्कुल, हम तो बड़े पुरुमीद हैं और हम सबसे ज़्यादा इलेक्शन का जो पुरजोर मुतालबा है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से। हम हर उस खदशात का इजहार हम कर रहे हैं ताकि जिसमें इलेक्शन को डिले ना किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर इसमें डिले किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं कई बार आपके तवज्जो से ये कह चुका हूँ कि अगर इलेक्शन में डिले करने की कोई कोशिश की गई या इसे डिले पर डिले करने की कोशिश की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर जो अगर इसके खिलाफ सड़कों पे निकलने नहीं, सबसे पहली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। ये सबसे जोर आवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है कि इस मुल्क को इलेक्शन के अलावा किसी और तरीके से नहीं चलाया जा सकता, आप इलेक्शन करवाएं। अगर जो सारी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की हम तो ये भी नहीं कहते किसी पे पाबंदी लगाएं। तहरीक इंसाफ में भी जो मुहब्बे वतन लोग हैं या जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, जो 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 इमरान खान की जिन्होंने बहुत करीब से शक्ल और सूरत देख ली है, वो उन्हें भी लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। और इलेक्शन ही पाकिस्तान का लीड कौन करेगा सर? लीड वो उन्होंने 3-4 जमातें तो बना ली हैं, कहीं वो है पीटीआई पार्लियामेंटेनियर है, कहीं इस्तेकाम पाकिस्तान है, कुछ एक आधी कुछ और भी राज्यसभा में आने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन का में होने वाली डिले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में कबूल नहीं कबूल होते हुए नजर आ रहे, नहीं हो रहे वजह साहब। कब हो रहे? तो मैं आपको बात बताऊं, देखें जनवरी में हो रहे, देखें जनवरी में हो रहे, ये कैटेगरी बताएं। जनवरी में इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं, मैं आपको ये वजाहत भी नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसलिए नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मंसूर साहब ने भी आपको जो बात बताई
कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ शदीद बर्फबारी होती है, सर्दी होती है, फिर पंजाब के इलाकों में धुंध होती है। हाँ। ठीक है, सबसे बड़ी मौसम जो है ना रुकावट बनती है इन चीज़ों में। मार्च में हो मौसम नहीं, मार्च और मई में होने नज़र आ रहे हैं। ओके, जनवरी में नहीं हो रहे, जनवरी में इलेक्शन नहीं है। तो तब तक पॉलिटिकल पार्टियां क्या करें? सब देखें, बात कैंपेन ये चलाती वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त आएगा सब ठीक। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा अबू शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया।